Before we begin, this is my brief introduction. I am Neeraj Arora, a teacher by passion, a chartered accountant by training. Subjects I love, actually I am teaching these subjects to CA IPCC, which is popularly known as CA Taxation, Auditing and Assurance, Strategic Management. I believe in edutainment. बच्चों को क्यों बोर करना, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और खूब सारा पढ़ाते हैं, बच्चे अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं. I just love YouTube and these are my marks in CI, PCC and final and other qualifications MCOM, LLB, MB Finance, and I've also completed a post qualification course in indirect taxes conducted by ICAI. And yes, do give this video a thumbs up, it really motivates me, and please subscribe the channel for more such videos. Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. Hi guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे कैपिटल गेन्स. स्पीड मॉडरेट रखूंगा, एक एक चीज़ कवर करेंगे. हाँ, अगर आपने कैपिटल गेन पहले नहीं पढ़ा है तो आपको होगा नुकसान, और अगर आपने कैपिटल गेन पहले पढ़ा है तो आपको होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा, राइट. तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन रिवाइज करने जा रहे हैं. इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैंने आपको पीजीबी भी रिवाइज करा दिया है, टीडीएस रिवाइज करा दिया है, और अब हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स. चलिए आइए शुरू करते हैं. तो सर कैपिटल गेन हमारा सर चौथा हेड होता है. इसके अंदर सर जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1. सर 2-3 बातें बोलता है इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट बातें ये है कि ट्रांसफ़र होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए, राइट. अगर ऐसा हुआ तो सर आपके ऊपर लगेगा कैपिटल गेन का चैप्टर और आपको देना पड़ेगा टैक्स अपने कैपिटल गेन पे. कैपिटल एसेट इट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड. ओके, अच्छा जी. देन इसके बाद कुछ एग्जाम्पशंस हैं, लास्ट में देख लेंगे. कैपिटल एसेट की अगर मैं बात करता हूँ, कैपिटल एसेट से सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइंड है. सर बहुत ही स्वीपिंग नेचर की डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड आ जाती है. और साथ ही साथ एक छोटी सी अमेंडमेंट जो पहले हुई थी, और वो ये थी कि सर अगर कोई सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखी हैं FII ने इन अ स्कीम विच इज़ अप्रूव्ड बाय सेबी, तो वो भी आपका कैपिटल एसेट होगा. कुछ चीज़ें जो कैपिटल एसेट से बाहर निकाली गई वो क्या क्या है, आइए आपको दिखा देता हूँ. सबसे पहली चीज़ जो बाहर निकाली गई वो थी आपकी स्टॉक इन ट्रेड. देन पर्सनल इफेक्ट, ये पर्सनल इफेक्ट की एक्सेप्शन है, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका कैपिटल एसेट होंगी, राइट. अच्छा जी. देन अच्छा ये क्या क्या चीज़ें हैं आपको ये भी बता देता हूँ मैं. ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग एट्सेट्रा. तो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है आपका. ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए कैपिटल एसेट है. पर्सनल इफेक्ट क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं एक बार. मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएससी फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट अपॉन हिम, राइट. अच्छा जी. तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है, और क्या क्या चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं होती. रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती, और कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं वो भी कैपिटल एसेट नहीं होते, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एट्सेट्रा. उस पर आपको इतना ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है. आइए. देन पीरियड ऑफ होल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हम लोग इसे प्यार से आने वाली कुछ वीडियोस में जो बुलाने वाले हैं वो होगा पोहा, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट. सर पोहा बहुत इंपॉर्टेंट है. सवाल ये है कि सर किस बेसिस पे हम लोग कैपिटल गेन्स में चलने वाले हैं. देखिए कैपिटल गेन्स में हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को दो कैटेगरी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एक होगा शॉर्ट टर्म, दूसरा होगा लॉन्ग टर्म. एक होगा शॉर्ट टर्म, दूसरा होगा लॉन्ग टर्म. सवाल आते हैं दो कि सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमने कैसे करना है. सर हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पोहा के बेसिस पे करना है. दूसरा सवाल आता है कि भाई क्यों करना है. इसलिए करना है क्योंकि दोनों के टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, राइट. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन से, जनरली स्पीकिंग सर ऐसे एसेट्स जिनका जो पोहा है वो लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स होता है. व्हाट इज पोहा, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट. ऐसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. ठीक है बाबू, आगे चलो. देन कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनके केस में सर हमारा जो पोहा है वो 12 मंथ्स के लिए क्वालिफाई करता है, यानी अगर अप टू 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ से ज़्यादा है तो वो क्या बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म. ओके. अच्छा अब क्या है सर, ये 5 चीज़ें हैं. देखिए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड. ये ऐसे हैं जिनके लिए सर 12 महीने का पोहा रहेगा. कितने महीने का, 12 महीने का. फाइनेंस एक्ट 2016 ने इसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट करी है, और वो ये कि देखिए अगर मैं इसको ऐसे बना के दिखाना चाहूँ आप लोगों को कि सर अगर इक्विटी शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लिस्टेड हैं तो 12, अनलिस्टेड हैं तो 24.
अनलिस्टेड है तो 24, लेकिन बाकी कोई और सिक्योरिटी है, लिस्टेड है तो 12, अनलिस्टेड है तो 36। एग्जाम्पल लेते हैं, अनलिस्टेड डिवेंचर 36, लिस्टेड डिवेंचर 12। थर्ड प्रोवाइजो हैज बीन इंसर्टेड इन सेक्शन 2 क्लॉज 42 है, यही अमेंडमेंट आई है। और सर इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक ही बात हुई है, और वो ये है कि नॉट लिस्टेड शेयर्स के लिए हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे अगर सर हमने उन्हें हेल्ड किया है फॉर नॉट मोर देन 24 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। अमेंडमेंट की वीडियोस मैंने अलग से बनाई है, वो आप लोग देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन से होते हैं? सिंपली स्पीकिंग जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो क्या है? लॉन्ग टर्म है। आइए, सेक्शन 10 क्लॉज 38, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर। इसमें बताई गई है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन कैसी एग्जेम्पशन सर? अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और वो लॉन्ग टर्म है, इक्विटी शेयर्स के लिए कुछ कंडीशन और भी हैं कि आपने उन्हें रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे सेल किया हो और उन पे एसटीटी पे किया हो। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपके लिए जो आपका कैपिटल गेन होगा इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे, वो हम कर देंगे एग्जेम्प्ट, राइट। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? जहां 65% से ज़्यादा पैसा जो है वो इक्विटी शेयर्स में लगा हो, डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में लगा हो। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस समय। क्या रेट होते हैं कैपिटल गेन के, क्या रेट्स होते हैं सर, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अदर्स वाले यानी नॉर्मल वाले तो सर 20% रेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है नॉर्मल वाले तो स्लैब रेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है तो सर 15% फ्लैट रेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1038 है एग्जेम्प्ट है, 1037 है एग्जेम्प्ट है। 1038 मैंने आपको पढ़ा दिया है, 1037 में आपको पढ़ाऊंगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A क्या होता है सर? सेम कंडीशन जो 1038 वाली है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वहां पे लॉन्ग टर्म ना होके क्या है? शॉर्ट टर्म है। आइए जरा देखते हैं। अच्छा, देन उसके बाद गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत 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 बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि रिवीजन वीडियो तो थोड़ा सा फास्ट चलने का मुझे मौका दीजिए। सर ए ने बी को गिफ्ट दिया। ए ने एसेट खरीदा था 1981 में, बी को गिफ्ट दिया 2015-16 में और बी ने उसे बेच दिया 2016-17 में। ध्यान रखिएगा सर, कोआ ए का, व्हाट इज कोआ गाइज? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पोहा भी ए से, कोआ भी ए से, पोहा भी ए से। बीच में सर सेक्शन 47 है, सेक्शन 47 बोलते हैं ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। उनके उसकी वजह से सर हम लोग कोआ और पोहा जो लेते हैं वो प्रीवियस ओनर का पिक कर लेते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस में। वो क्या सर्कमस्टांसेस डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन सर अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि अगर एसेट गिफ्ट मिला है तो 47 लगेगा और कोआ और पोहा पुराने ओनर का, प्रीवियस ओनर का कंसिडर किया जाएगा, राइट। कुछ इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स आएंगे तो वो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, डोंट वरी एट ऑल। तो एसेट रिसीव्ड इन गिफ्ट, इसके बारे में मैंने आपको एक बेसिक पॉइंट बता दिया है। अब आइए सर सेक्शन 47 गाइज हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी के लिए 47 से उन ट्रांजैक्शन से डील करता है जिन्हें हम ट्रांसफर नहीं मानते। अगर हम ये कॉन्सेप्ट्स समझ लें तो हमें कैपिटल गेन का चैप्टर बड़े अच्छे से समझ आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट कौन से है? पोहा, नेचर ऑफ एसेट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्सेशन, एग्जेम्पशंस, राइट। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सर हमारे पास दो तरह के कैपिटल गेन हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। जब शॉर्ट टर्म एसेट बिकेगा तो सर हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे, जब लॉन्ग टर्म एसेट बिकेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म के केस में कोआ की जगह इकोआ यूज करते हैं, इकोआ मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कोई की जगह हम लोग इकोई यूज करते हैं यानी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आने वाले समय में मैं आपको दोनों बताऊंगा कि दोनों क्या होते हैं। नाउ कैपिटल गेन निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन सर यहाँ पे है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखेंगे, लेस उसके आपके बाद आपके पास आएगा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। नेट सेल कंसिडरेशन आने के बाद आप उसमें से लेस करेंगे कोआ और कोई, कोआ और कोई। अगर लॉन्ग टर्म है तो इकोआ और इकोई। कोआ इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कोई इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लॉन्ग टर्म है तो इकोआ और इकोई। देन हमारे पास सर कैपिटल गेन्स आ जाएंगे और उसके बाद अगर कोई एग्जेम्पशंस होंगी तो वो एग्जेम्पशंस देंगे, राइट। लीजिए सर, अब सबसे पहला सवाल उठता है व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर जनरली स्पीकिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको मार्केट वैल्यू पिक करने की जरूरत नहीं है। जब तक सेक्शन स्पेसिफिकली ना बोले तब तक जो क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस गिवन है वही हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। सेक्शन 50D बोलता है कि सर अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं पता चल पा रही तो हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू पिक कर लेंगे। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर की बात करता हूं मैं। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर सर जनरली आपको एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस गिवन होते हैं। याद रखिएगा, एक्सपेंस ऑन परचेज है तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड होगा, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है तो वो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से लेस होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करता हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई एसेट बाय किया, आपने उसके लिए जो अमाउंट पे किया वो है आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये हो गया।
अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सर आपने कोई कैपिटल बोरो किया है उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, वो भी आपका सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेगा। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, वो न्यूमेरिकल से ही समझ आएगा। अच्छा, सेक्शन 47 के कुछ केसेस हैं जिसमें सर प्रीवियस ओनर की कोआ, किसकी कोआ, प्रीवियस ओनर की कोआ को ही हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए टैंजिबल, इंटैंजिबल। टैंजिबल में सर अगर आपके एसेट्स एक्वायर्ड हैं बिफोर 1481, अगर आपके एसेट्स एक्वायर हैं बिफोर 1481, तो सर आपके टैंजिबल जो एसेट्स हैं उनकी सर हम कोआ लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी एज ऑन 1481 विच एवर इज हायर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी एज ऑन 1481 विच एवर इज हायर, राइट। और अगर सर टैंजिबल है बिफोर आफ्टर 1481 खरीदे हैं तो सर सिंपली उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वही उनकी कोआ हो जाएगी। डन। देन सर इंटेंजिबल एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो सीता एंड सीता, सीता इज स्पेसिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स, हाँ जी, स्पेसिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो जीरो, परचेज है तो परचेज प्राइस, सेल्फ जनरेट है तो जीरो, परचेज है तो परचेज प्राइस। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपका एन सीता है यानी नॉट स्पेसिफाइड इंटेंजिबल एसेट, तो सर उनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है वो होती है इनडिटर्मिनेट। बोलिए क्या होती है, इनडिटर्मिनेट। और इनडिटर्मिनेट होने के कारण सर उस पर कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होते। मैं अब लॉजिक में नहीं जा रहा कि एफएमवी का ऑप्शन क्यों दिया है एटसेट्रा एटसेट्रा, सीधा सीधा रिवाइज करते हैं। तो सर कोआ, कोआ सर टैंजिबल, इंटैंजिबल, टैंजिबल बिफोर 1481 और आफ्टर 1481। इफ इट इज बिफोर 1481, then we have the option to take the cost of acquisition or fair market value, and we always take the higher amount. And if it is after on or after 1481, then sir we have to take the purchase price, right? लीजिए सर, तो ये तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे चर्चा हो गई। ये सारा जो था हमने सारी चीज़ें निपटा ली। मैंने अपनी बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको आप अभी मत करिए, आप सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है सर, आपने घर खरीदा, घर में सर आपने कुछ और खर्चा किया, तो सर वो जो कुछ और खर्चा किया उसे सजाने संवारने के लिए, उसको हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की भी सर आपको कैपिटल गेन में आप अपने फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन से लेस करते हैं। इसमें भी सर मैं कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे आप लोग लेस कर सकते हैं। ठीक है, आइए ज़रा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को देखने की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर हम इसे दो तरीके से देख सकते हैं। तरीका नंबर 1, क्या है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, सर अगर ये 1481 से पहले इनकर करी है तो सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपकी होगी जीरो, हम उसे कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये ऑन और आफ्टर 1481 की गई है तो हम इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। हाँ, मैं इसको दो पार्ट्स में बांट देता हूँ, टैंजिबल, इंटैंजिबल। टैंजिबल में ही कंसिडर करेंगे, इंटैंजिबल में बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। यानी इंटैंजिबल में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कभी भी इनकर की गई हो सर हम उसको कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन टैंजिबल की अगर मैं बात करूं तो सर टैंजिबल के लिए हम देखेंगे कि ऑन और बिफोर 1481 है या ऑन और आफ्टर 1481 है। ओके, तो अगर बिफोर है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे सर, अगर आफ्टर है और टैंजिबल है तो हम उसे ज़रूर कंसिडर कर लेंगे। राइट गाइज, अच्छा जी, चलिए आइए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में बात। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में एक बात और, ए है, ए ने बी को गिफ्ट दिया, ए है प्रीवियस ओनर, 47 लगा सर प्रीवियस ओनर की कोआ। अब बी की कोआ, प्रीवियस ओनर से ही पोहा शुरू करेंगे जब तक बी बेचेगा। और अगर प्रीवियस ओनर ने कोई व्हाट इज कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर करी है तो वो भी हम लोग कंसिडर कर लेंगे। राइट, अच्छा जी, इसका मतलब जो सेक्शन 47 वाली ट्रांजैक्शन है इसमें कोहा पोहा पुराने वाले ओनर कर लेते हैं, वहाँ पे पुराने ओनर की जो हमारी कोई है हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे। अच्छा जी, सारे एग्जांपल्स मैंने भर रखे हैं सर बुक में, बट अभी आपको ये कराने का समय नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग बस देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके सर, इंडेक्सेशन की अगर मैं बात करूं, देखिए हमें इंडेक्सेशन करना ज़रूर आना चाहिए सर। इंडेक्सेशन करते क्यों है सर, पुराने प्राइजेस को नए लेवल पे लाने के लिए हम लोग इंडेक्सेशन करते हैं। बिल्कुल सिंपल, आपने खरीदा था 81 में, आपको लाना है यहाँ तक तो आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। देखिए ज़रा, अब इंडेक्सेशन का फॉर्मूला क्या है सर, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्सेशन करना है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड, यानी जिसमें एसेट बिका, डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर in which the asset was first held by the assessee or 1981 whichever is later। 1981 से पहले का CII नहीं है इसलिए FMV लेने का ऑप्शन दे रखा है। राइट, यहाँ पे बच्चों एक कैच है छोटी सी, वो कैच मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। ये देखिए, ए है, ए ने 81 में खरीदा था, ए ने सर गिफ्ट में दे दिया अपने सन को 15-16 में, सन ने उसे बेच दिया 16-17 में। ए ने 81 में 100 का खरीदा था तो कोआ 100, अपने सन का जो कोआ रहेगा वो 100 रहेगा सर, सन का जो पोहा रहेगा वो 81 से काउंट होगा। अब सवाल उठता है कि इंडेक्सेशन कहाँ से करें। कई बुक्स में सर व्यू है कि इंडेक्सेशन जो है वो 15-16 से करेंगे, कई बुक्स में व्यू है कि सर जो इंडेक्सेशन है वो 81 से करेंगे। राइट, आप मत घबराइए, आप 15-16 से करके आइएगा,
ICAI ने करा हुआ है। नीचे आप लिख के आ सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव व्यू इज पॉसिबल। मंजुला जे शाह का केस भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, आप उसे कोट कर सकते हैं। ICAI की PM आप खोल के देखिए, आपको बहुत सारे आंसर्स में ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी और उसको फिर आप आराम से ऐसी ही लैंग्वेज में लिख के आ सकते हैं। राइट, चलिए अब इतना पढ़ने के बाद ये हो गया हमारे इंडेक्सेशन। जैसे हम कोवा को इंडेक्स करते हैं, और याद रखिएगा सिर्फ लॉन्ग टर्म के केस में करते हैं और डिबेंचर्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं होती। एक पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे जो है वो इंडेक्सेशन नहीं होती। आइए अब आगे चलते हैं सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने कोवा को इंडेक्स किया वैसे ही सर हम कोई को भी इंडेक्स करेंगे। और कोई को इंडेक्स करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा, बहुत सिंपल है। कोई को कैसे इंडेक्स करेंगे, कोई इंटू CII ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर इन विच, कम ऑन, इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस। हाँ जी, इन विच इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस। तो यहाँ पे बिफोर 1481 मतलब प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि सर 1481 से पहले की जो कोई होती है हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। राइट, अच्छा जी, तो ये तो बात होगी सर हमारे कोआ कोई की। आई होप गाइज आपको ये समझ आया। अब हम शेयर्स की बात करेंगे। कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स, दो तीन बातें बता दूं सर। जो आप ब्रोकरेज पे करते हैं उसकी आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगी। जो आपने परचेज पे करी वो परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगी, और जो आपने सेल्स पे करी है वो आपके सर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर की तरह डिडक्ट हो जाएगी। बात करते हैं सर STT की, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की। STT का कैपिटल गेन के चैप्टर में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर हम PGB का चैप्टर देखें तो वहाँ पे इसकी एग्जाम, वहाँ पे आपको इसकी डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 36। फोर फीचर ऑफ शेयर से ट्रांसफर होता है और फोर फीचर ऑफ शेयर पे कैपिटल गेन अराइज होंगे। मोस्ट प्रोबेबली सर लॉस ही आएगा, क्योंकि आपको पैसा कुछ नहीं मिलता, बट हाँ आपके पैसे चले जरूर जाते हैं। ओके, कुछ बातें ध्यान रखनी है कि सर कैपिटल गेन के केस में जब हम शेयर्स पे कैपिटल गेन निकालते हैं तो हम बेनिफिशियल ओनरशिप देखते हैं, ना कि हम लोग रजिस्टर्ड ओनरशिप देखते हैं। क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर सबकी डिपॉजिटरी होती है, हमें सिर्फ ये देखना है कि बेनिफिशियल ओनर के हाथ में ही हमने टैक्स लगाने का है। राइट, अच्छा जी। देन यहाँ पे सर एक दो बातें और, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर की अगर मैं बात करूँ, स्वेट इक्विटी शेयर हम सब जानते हैं सर। स्वेट इक्विटी शेयर मेहनत से कमाए हुए शेयर्स। देखिए स्वेट इक्विटी शेयर जब मिलते हैं तो सर वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये का शेयर था, आपको 800 रुपये में दे दिया आपकी कंपनी ने, 200 रुपये आपके हाथ में, तब टैक्सेबल हो गए होंगे। अब जब आप उस शेयर को आगे बेचेंगे तो आपका पोहा कहाँ से लिया जाएगा, जब आपको शेयर अलॉट हुआ था आपकी कोआ क्या ली जाएगी, आपकी कोआ ली जाएगी 800 प्लस 200। 800 रुपये आपने पे करे थे, 200 रुपये का आपके हाथ में टैक्सेबिलिटी बना दी थी। राइट, ये हो गया स्वेट इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट। अगली बात करते हैं राइट शेयर्स की। राइट शेयर्स के केस में क्या होता है, राइट शेयर्स के केस में कंपनी आपको शेयर्स इशू करती है क्योंकि आपके पास पहले से कुछ शेयर्स हैं। राइट, आपको वो कम प्राइस पे शेयर इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में 100 का कर रही थी, आपको 80 का कर रही है। अगर आपने खरीद लिया तो आपने 80 रुपये दिए, 80 आपका कोआ, जब से लॉट हुए वहां से आपका पोहा। अगर आपने वो लेटर ऑफ राइट फाड़ के फेंक दिया, नो ट्रीटमेंट। अगर आपने वो लेटर ऑफ राइट किसी और को बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक को पकड़ा, उससे बोला 5 रुपये में पर शेयर का लेटर ऑफ राइट मुझसे ले ले, आपका 100 शेयर का लेटर ऑफ राइट था, आपने 500 रुपये कलेक्ट किए, तो ये 500 को 500 आपका कैपिटल गेन हो जाएगा, शॉर्ट टर्म होगा। इसकी कोआ जो है वो जीरो होगी, क्योंकि लेटर लेने की कोई भी कॉस्ट नहीं थी। सामने वाले व्यक्ति ने जिसने सर इसको खरीदा, सर उसके लिए जो आपकी पोहा आएगी, पोहा आएगा वो डेट ऑफ अलॉटमेंट से, कोहा आएगा 80 रुपीज़ पर शेयर पर 5 रुपीज़, 80 रुपीज़ पर शेयर प्लस 5 रुपीज़, क्योंकि इसने हर शेयर के 5 रुपये आपको दिए थे लेटर ऑफ राइट के लिए, और कंपनी को वो 80 रुपीज़ पे कर रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स के बारे में ध्यान रखिएगा कि सर कंपनी आपको बोनस शेयर इशू करती है, आपसे कोई पैसा नहीं लेती। बोनस शेयर्स में आपकी जो कोआ रहेगी वो हमेशा निल रहेगी। अगर बोनस शेयर 1481 से पहले मिले हुए हैं तो सर निल और FMV एज ऑन 1481 विच एवर इज हायर लेंगे, बस ये एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज बोनस शेयर्स में हमेशा बच्चों आपकी जो कोआ है वो निल रहेगी, पोहा आपका डेट ऑफ अलॉटमेंट से रहेगा। राइट, लीजिए इसके बाद सर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में। लीजिए एक छोटी सी बात सर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी है सर एक। देखिए आपने पहले डिबेंचर लिया, मान लेते हैं 2001 में, 2001 में डिबेंचर लिया, 2015-16 में उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लिया, और 2016-17 में आप उसे बेच रहे हैं, तो डिबेंचर से ही आपका पोहा अब काउंट होगा। पहले इसमें कंफ्यूजन थी, लेकिन अब 2001 से आपका पोहा काउंट होगा। कोआ भी आपकी वही होगी जो आपने डिबेंचर में लगाई थी। राइट, दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 47, दैट इज कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर इज कवर्ड बाय सेक्शन 47। और कन्वर्जन पे टैक्स नहीं लगता। जब आप उन शेयर्स को कन्वर्ट वाले शेयर्स को आगे बेचते हैं, उनके ऊपर फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। राइट, लीजिए देन गाइज इसके बाद आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स जो मैं क्लास में कराता हूँ ये वो हैं। आइए 46A की बात करते हैं सर।
कंपनी अगर अपने शेयर्स को बाय बैक करती है, तो सपोज मैं कंपनी हूँ, आप शेयर होल्डर हैं, आपके पास एक शेयर है, मैंने बोला 150 रुपये का दे दो, आपने 70 रुपये का या मान लेते हैं 50 रुपये का खरीदा था, तो आपके हाथ में 100 रुपये का कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर बायबैक अनलिस्टेड कंपनी के केस में हो रहा है तो सर उस पर कंपनी टैक्स पे करेगी, जैसे हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है वैसे ये वाला टैक्स भी होगा सर। इट इज़ नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अगर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर का बायबैक हो रहा है, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर का बायबैक हो रहा है, सेक्शन 10 क्लॉज 34A में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। राइट, लीजिए सर, ये कुछ बातें थी कैपिटल गेन की शेयर से रिलेटेड। आई होप मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह समझाई। ये गाइज वो लिस्ट है जहाँ जहाँ पे इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होती, जैसे कि बॉन्ड्स और डिवेंचर पे नहीं होती, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है तो होगी, स्लम सेल के केस में नहीं होती। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। बिजनेस एसेट्स अगर होते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स, उनके केस में नहीं होती, उनके केस में हमेशा हमेशा क्या निकलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है। अगर सोडा अगर आपने पीजीपी की वीडियो में रिवाइज करा था तो। लीजिए, अब बच्चों कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन स्पेशल केसेस को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सेक्शन 45(1) कैपिटल ए से। Right? Hey guys, now you can study CA/IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA/IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. 45(1)(a) एक अपने तरह का स्पेशल सेक्शन है और 45(1)(a) के अंदर क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 45(1)(a) कब लगता है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन के केस में, जब आपको इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन रिसीव हो। दो बातें याद रखिएगा, डैमेज और डिस्ट्रक्शन के केस में जब आपको क्या रिसीव हो, इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन रिसीव हो, तभी लगता है 45(1)(a। राइट, अच्छा जी सर, डैमेज डिस्ट्रक्शन किस वजह से हुआ हो, फ्लड, राइट, एक्सीडेंटल एक्शन बाय एनिमी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो आपके ऊपर हम लोग कैपिटल गेन टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे। सर यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, जो भी आपको मनी मिली इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन में, या अगर आपको एसेट मिला था तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। राइट, कब टैक्सेबल होगा, इन द ईयर इन विच सच मनी इज रिसीव्ड, उस साल में जब पैसा रिसीव हुआ। राइट, अगर एसेट डिस्ट्रॉय हुआ और इंश्योरेंस नहीं मिला, या कॉम्पनसेशन सर आपको इंश्योरेंस था नहीं या कॉम्पनसेशन नहीं मिली, तो सर आपका 45(1) अट्रैक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, इंडेक्सेशन उसी ईयर तक होगी जिस ईयर तक, हाँ जी, इंडेक्सेशन उसी ईयर तक होगी जिस ईयर में सर आपका एसेट जो है वो क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था। राइट, अच्छा जी, नाउ आगे चलते हैं, एक और सेक्शन देखते हैं 45 सबसेक्शन 2। ये डील करता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड से। पहली बात, अगर आप ऐसा कोई कन्वर्जन करते हैं तो सर इस कन्वर्जन को हम लोग ट्रांसफर मानते हैं। ट्रांसफर मानते हैं तो सर अकॉर्डिंगली इसके ऊपर कैपिटल गेन भी हम लोग चार्ज करवाएंगे। राइट, जिस ईयर में कन्वर्जन हुई उस ईयर में हम मानेंगे ट्रांसफर हुआ, लेकिन कैपिटल गेन उस साल में टैक्सेबल होंगे जिस साल में वो एसेट बिका। फॉर एग्जाम्पल, 10-11 में एसेट खरीदा था, 16-17 में कन्वर्ट किया, 19-20 में वो एसेट आपकी दुकान से बिका, शॉप से बिका, तो 19-20 में आपको एक तो पीजीबीपी के अंदर आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, और 16-17 के जो कैपिटल गेन है वो भी आपके 19-20 में ही टैक्सेबल होंगे। इंडेक्सेशन जो है वो 16-17 तक होगी, लेकिन टैक्सेबिलिटी होगी 19-20 में, यानी जब वो सामान आपकी शॉप से बिक गया जिसको आपने कन्वर्ट कर लिया था स्टॉक इन ट्रेड में। ओके, ये था सर हमारा 45(2). इसमें 2-3 खास बातें सर। सपोज आपने 10-11 में खरीदा था 5 लाख का, जब आपने उसे कन्वर्ट किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी 15 लाख, तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू, दैट इज 15 लाख। फिर जब आपने आगे उसे सेल ऑफ किया, फॉर एग्जांपल आपने सर उसे 19-20 में बेच दिया 20 लाख का, तो 20 माइनस 15 विल बी पीजीबीपी एंड 15 माइनस 5 विल बी कैपिटल गेन। आइए, सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन एटसेट्रा। देखिए 45 सबसेक्शन 3, पार्टनर आया, एसेट लाया, पार्टनर आ रहा है फर्म के अंदर, एसेट ला रहा है, तो सर हम लोग इस केस में कैपिटल गेन किसके हाथ में टैक्सेबल करेंगे, पार्टनर के हाथ में। सर फर्म के हाथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्म के हाथ में हम सर इसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, और लॉ में बोला गया कि जो वैल्यू रिकॉर्ड होगी बुक्स में उसी को सर हम लोग मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। राइट, पार्टनर कितने में बेच रहे हैं हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, जो भी वैल्यू सर फर्म ने रिकॉर्ड करी उसी को मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पार्टनर के हाथ में टैक्सेबिलिटी होगी, जिस ईयर में वो एसेट लेके आया उस ईयर में टैक्सेबिलिटी होगी। 45 सबसेक्शन 4, पार्टनर जा रहा है, एसेट ले जा रहा है, पार्टनर जा रहा है, एसेट ले जा रहा है, सर टैक्सेबिलिटी फर्म के हाथ में होगी। फर्म ने सर जो एसेट दिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे। पार्टनर का कितना पैसा देना था, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है सर, बस फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन दिया गया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग देखेंगे। राइट, और वही फिर आगे पार्टनर के हाथ में हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी फर्म के हाथ में, और जब पार्टनर उसे बेचेगा तो वही पार्टनर के हाथ में कोआ बन जाएगी। लीजिए,
कंपलसरी एक्विजिशन सर, इंटरेस्टिंग सेक्शन, सेक्शन 45 सब सेक्शन 5। यहाँ पे क्या होगा, आपकी सर कोई जगह कंपलसरी एक्वायर हुई, याद रखिएगा 1037 यहाँ पे नहीं है, 1037 अगर हो गया तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। 1037 क्या होता है मैं इसी के बाद आपको पढ़ाऊंगा। आपकी कोई जगह सर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत सर कंपलसरी एक्वायर होती है, तो कंपलसरी एक्विजिशन ट्रांसफर है, उस पर कैपिटल गेन चार्ज होगा। सर कौन से ईयर में, जिस ईयर में ओरिजिनल कॉम्पनसेशन या उसका पार्ट मिल जाए उस ईयर में टैक्सेबल होगा। 16-17 में अगर एक्विजिशन हुआ तो सर 16-17 में अगर आपको कॉम्पनसेशन मिल गई तो 16-17 में, 16-17 में कॉम्पनसेशन नहीं मिली तो यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, बट इंडेक्सेशन वगैरह सब 16-17 तक ही होगी। पार्ट उसका मिला 17-18 में, तो 17-18 में पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। पार्ट देयर ऑफ ही मिल गया अगर, यानी कॉम्पनसेशन का थोड़ा सा पार्ट ही मिल गया, तो भी आपको 17-18 में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरिम ऑर्डर पे अगर कोई पैसा मिलता है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरिम ऑर्डर आ गया सर, अभी आपको कुछ अमाउंट मिल गया, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इसके बाद सर अब अगर आपने एनहांस कॉम्पनसेशन के लिए केस डाला और एनहांस कॉम्पनसेशन आपको जब जब जितनी जितनी मिलेगी तब तब उतनी उतनी ही टैक्सेबल होगी। ये ओरिजिनल कॉम्पनसेशन की तरह नहीं होगी कि सर अगर थोड़ी सी मिल गई तो सारी टैक्सेबल हो जाएगी। एनहांस कॉम्पनसेशन का जो नेचर होगा वो सर डिपेंड करेगा कि आपके ओरिजिनल कॉम्पनसेशन का नेचर क्या था। अगर ओरिजिनल का नेचर शॉर्ट टर्म है तो सर एनहांस का भी शॉर्ट टर्म, अगर ओरिजिनल का लॉन्ग टर्म है तो सर एनहांस का भी लॉन्ग टर्म। राइट, ये बातें हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा। इंटरिम ऑर्डर आया, आपको 50 लाख रुपए मिले, फाइनल ऑर्डर आया पैसे नहीं मिले, तो फाइनल ऑर्डर आते ही 50 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे क्योंकि वो इंटरिम ऑर्डर में आपको मिल चुके थे। राइट, अच्छा क्या हम एनहांस कॉम्पनसेशन से कुछ पैसे, कुछ अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं? हाँ, कोई लीगल एक्सपेंडिचर वगैरह हो तो वो हम उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। लीजिए सर, अब नीचे सर सेक्शन 10 क्लॉज 37 है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन क्विक बता देता हूँ, वैसे अदर सोर्सेज का पार्ट है, बट सर जिस भी ईयर मिला उसमें टैक्सेबल होगा आफ्टर अलाउइंग 50% एग्जेम्पशन। सर सेक्शन 10 क्लॉज 37 तब मिलता है जब सर आपकी एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कंपलसरी एक्वायर हुई है, इंडिविजुअल या एचयूएफ थे आपने कम से कम 2 साल के लिए उस लैंड को एज अ एग्रीकल्चर लैंड यूज किया था और वो कंपलसरी एक्वायर हो गई है, तो सर इस पर जो कैपिटल गेन अराइज हो रहे होंगे दैट शैल नॉट बी टैक्सेबल। बस सर आपका जो कंपलसरी एक्वायर होना चाहिए अंडर एनी लॉ या फिर जो आपकी कंसिडरेशन है वो बाय सीजी और आरबीआई अप्रूव होनी चाहिए। एडवांस मनी फोरफिटेड, बहुत ही बेहतरीन सेक्शन, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस अब ये याद रखिए कि एडवांस मनी फोरफिटेड जो है अब अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। सर पहले अगर एडवांस मनी फोरफिटेड है, एडवांस मनी फोरफिटेड अगर पुराने वाला आपके पास क्वेश्चन आ जाता है और आने के चांसेस भी हैं, तो सर आई थिंक 14-15 तक, 13-14 तक, हाँ आई थिंक 13-14 तक, इस बात को मैं कंफर्म कर दूंगा, मुझे एक्जैक्टली ईयर याद नहीं है सर। 13-14 तक जो एडवांस मनी फोरफिटेड था वो आपका सर क्या उसकी ट्रीटमेंट होती थी, आप उसे कोआ में से रिड्यूस करते थे। अगर वो कोआ से भी ऊपर चला जाता था तो जो एक्सेस था उसकी कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं होती थी। ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करने का सबसे आसान रास्ता था एडवांस मनी फोरफिटेड। प्रीवियस ओनर ने अगर एडवांस मनी फोरफिट करी थी तो सर करंट ओनर उसे डिडक्ट नहीं करता था कोआ से, सिर्फ वही ओनर डिडक्ट कर सकता था या उसी ओनर को डिडक्ट करना पड़ता था जिसने उसे फोरफिट किया था। राइट, अब एक बात जरा ध्यान रखिएगा कि सर अब करंट जो सीन चल रहा है आई थिंक 14-15 ऑनवर्ड्स, अगर एडवांस मनी फोरफिटेड होती है तो सर वो सीधा सीधा टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। स्लम सेल की बात करता हूं मैं, लमसम में जब सेल हो जाए तो मुझे बोलते हैं स्लम सेल। सर स्लम सेल का बेसिक फंडा क्या है, सुनिए जरा ध्यान से। स्लम सेल में आप एक एसेट नहीं बेचते, आप पूरी एंटिटी बेचते हो, इसलिए एक एसेट का कोई हम कोहा पोहा कुछ नहीं निकालते, हम सब पूरी एंटिटी का कोहा पोहा निकालते हैं। राइट, तो सर आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, नेट आपका जो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सिर्फ दिक्कत आएगी कोआ निकालने में, और कोआ है सर नेटवर्थ। नेटवर्थ मींस एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट की जो वैल्यू लेंगे सर वो कुछ ऐसे होगी, डेप्रिशिएबल अगर आपका एसेट है तो सर उसकी जो डब्ल्यू वो ले लेंगे, 35 AD वाला है तो 0 ले लेंगे, अदर्स की बुक वैल्यू ले लेंगे। लाइबिलिटी माइनस करेंगे सर नेटवर्थ आ जाएगी, वही हमारी कोआ होगी, उसको हम इसमें से रिड्यूस करेंगे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, सिंगल एसेट को पीरियड हम असाइन नहीं करते, अंडरटेकिंग को पीरियड असाइन करते हैं। अंडरटेकिंग लॉन्ग टर्म तो सारे एसेट भी लॉन्ग टर्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट लगेगी कि सर ये जो वैल्यूएशन वगैरह हुई है ये सारी सही हुई है या नहीं हुई है। इतना सही था सर हमारा क्या स्लम्प सेल। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ सर। स्लम्प सेल का एक ही क्वेश्चन आपके पीएम में गिवन है, जरूर कर लीजिएगा। देन मूविंग फर्दर 50C, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, ऑल मैंने पूरा आपको समझा रखा है आपको अमेंडमेंट वाली वीडियो में। 50C बोलता है कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची जिसपे स्टैम्प ड्यूटी पेड होनी थी या वो सिर्फ एसेसेबल थी, सर बस इतना बात है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपने जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है आपने वो बताई और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम थी, तो आपकी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स सर वो हम कंसिडर करेंगे कितनी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू।
याद रखिएगा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हमेशा सर एक्चुअल अमाउंट जो आपका कंसिडरेशन उस पर होगा, लेकिन सर जो आपके कैपिटल गेन कंप्यूट होंगे वो होंगे आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर की जो परसेंटेज है वो 10% दे रखा है, तो वो गाइज हम लोग पिक करेंगे कहाँ पे सर, जो हमारे बीच में हमारी कंसेशन तय हुई उसका स्टैम्प ड्यूटी से कुछ लेना देना नहीं है। आप इस बात से नाराज होकर एओ के पास जा सकते हैं, एओ को बता सकते हैं कि मैंने कहीं और अपील नहीं करी है। एओ आपको रेफर कर सकता है आगे, चाहे तो वीओ के पास, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। वीओ ने अगर सर वैल्यू ज़्यादा बताई तो हम सर, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा बताई तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, अगर वीओ ने वैल्यू कम बताई तो सर हम लोग वो वैल्यू लेंगे जो वीओ ने बताई है। हाँ, जो वैल्यू आपने बताई उससे कम कभी भी नहीं हो सकती। अब सर क्या है, 50C में एक अमेंडमेंट आई है सर, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दो जगह की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। मान लेते 50 लाख की डील हुई, एग्रीमेंट पे 50 लाख थी, रजिस्ट्रेशन पे 60 लाख है। आप एग्रीमेंट की वैल्यू से कंपेयर करना चाहते हो, असेसिंग ऑफिसर रजिस्ट्रेशन की वैल्यू से कंपेयर करना चाहता है। आपको मौका दिया गया कि आप एग्रीमेंट की वैल्यू से कंपेयर कर लो, यानी 50 को 50 से कंपेयर करो, तो आपका कैपिटल गेन नहीं बढ़ेगा, प्रोवाइडेड दैट आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट या उससे पहले सर अमाउंट रिसीव कर लिया हो इन एडवांस, अमाउंट रिसीव कर लिया हो इन एडवांस, याद रखिएगा अमाउंट रिसीव कर लिया हो इन एडवांस बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, राइट सर। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। आइए देन मूविंग फर्दर सर, एग्जाम्शन शुरू हो जाती है। सेक्शन 54 ऑल द मनी की रिवीजन वीडियो डाल भी रखी है, मैं फिर भी बता देता हूँ। 54 इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है, क्या बेचना है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचना है, जो बेचना है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्या खरीदना है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना है सर, कितने साल में खरीदना है, 1 साल पहले या 2 साल तक, कंस्ट्रक्शन कब तक करा लेनी, 3 साल तक, राइट सर। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल रहेगी, डेट ऑफ रिटर्न जो आने वाली है 139 सबसेक्शन 1 तक, वहां तक या तो आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए या फिर आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दीजिए। एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस सर। नए वाले एसेट पे 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, अगर आप नए वाला एसेट 3 साल से पहले बेचा तो आपको जो एग्जाम्शन मिली थी वो नए वाले की कोआ से रिड्यूस कर दी जाएगी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नए वाले एसेट पे 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, अगर आपने वो लॉक इन पीरियड तोड़ा तो आपको जो सर एग्जाम्शन मिली थी वो नए वाले की कोआ से हम लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, राइट गाइज। तो ये बस इतनी सी बात थी जो मैंने आपको जल्दी जल्दी बहुत स्मार्ट तरीके से मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। अगर सर कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जो पैसा डिपॉजिट करा है वो यूटिलाइज नहीं हुआ, तो जिस साल में हमारा पीरियड खत्म हो रहा है 3 साल वाला या 2 साल वाला, उस साल के अंदर उस अमाउंट को क्या कर देंगे, टैक्सेबल। पहले लॉन्ग टर्म था तो अब भी लॉन्ग टर्म रहेगा। 54B सर डील करता है आपके एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर से, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर से। इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, ट्रांसफर करना है एक्सक्लूडिंग कंपलसरी एक्विजिशन, क्योंकि कंपलसरी एक्विजिशन हुआ तो 1037 मिल जाएगा। 2 ईयर्स सर कम से कम इंडिविजुअल एचयूएफ ने यूज़ करी हो फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, सेम बात 1037 में थी, अगर मैंने वहाँ नहीं बताई थी तो अब नोट कर लीजिएगा सर। कब तक खरीदनी है नई लैंड, 2 ईयर्स के अंदर खरीदनी है। जो नहीं खरीदेंगे वो एग्रीकल्चर आपकी अर्बन भी हो सकती है और रूरल भी हो सकती है। नई वाला कब तक नहीं बेचना, 3 साल तक। कॉन्जुगेशन सेम है 54। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल, इन आपको एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। आइए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज कराता हूँ। 54EC एनी एसएससी को अलाउड है सर। एसेट जो ट्रांसफर किया दैट शेड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सर कितने महीने के अंदर आपने क्या बेचना है, यहाँ पे कुछ भी बेच सकते हैं। 54EC कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, एक बंदा 54 भी ले सकता है और 54EC भी ले सकता है। क्या खरीदना है, बॉन्ड्स खरीदने हैं NHAI RECL के 6 महीने के अंदर खरीदने हैं। कैपिटल गेन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। आपको जो एग्जाम्शन मिलेगी वो होगी अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू एन अमाउंट ऑफ रुपीज 50 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर। 16-17 के रिस्पेक्ट में आप सर कैपिटल गेन कितना ही कमा लो, लेकिन एक ईयर के लिए, एक ईयर में नहीं, एक ईयर के कैपिटल गेन्स के लिए आप जो मैक्सिमम एग्जाम्शन ले सकते हैं वो है सर आपकी 50 लाख, राइट सर। अगर आपने इनके साथ कुछ छेड़छाड़ करी, यानी आपने इन बॉन्ड्स को बेचा या आपने इनको कैश में कन्वर्ट करा लिया, इनको गिरवी रखे, तो आपके सर यहाँ पे ट्रीटमेंट ये होगी कि जो आपके कैपिटल गेन पहले एग्जाम्प्ट थे अब वो टैक्सेबल हो जाएंगे। 54F सर इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी। क्या बेचना है, कुछ भी बेचो सर। क्या खरीदना है, आरएचपी खरीदना है। जो बेचा वो कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कब तक खरीदना है सर नया आरएचपी, 1 साल पहले या 2 साल तक। कंस्ट्रक्शन कब तक, 3 साल तक। कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे सर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि सर जिस दिन आपने ये नया घर खरीदा उस दिन आपका मैक्सिमम पहले से एक घर हो, राइट। यानी आपका मैक्सिमम पहले से अगर एक था तो ही आप सर इसकी एग्जाम्शन ले सकते हैं। अगर पहले से 2 घर थे तो आपको 54F की जो एग्जाम्शन है वो हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, राइट। आपको एग्जाम्शन देने का तरीका बिल्कुल अलग है। अमाउंट इन्वेस्टेड पे आपको चेक करना पड़ेगा। अगर गाइज आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो ग्रेटर देन नेट सेल कंसिडरेशन, अमाउंट इन्वेस्टेड इज ग्रेटर देन नेट सेल कंसिडरेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंटायर कैपिटल गेन शैल बी एग्जाम्ड। अगर लेस है तो सर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका लॉजिक भी है, यूनिटरी मेथड है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। सर जो नया घर लिया है उसे 3 साल तक नहीं बेचना है और आपने नए घर लेने के 2 साल तक
और अगले 3 साल तक कोई और नया घर ना ही परचेज करना है और ना ही आपने कंस्ट्रक्ट करना है। द एसएससी शुड नॉट परचेज विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। तो जो ओरिजिनल एसेट बेचा उसके अगले 2 साल और अगले 3 साल में सिर्फ मैक्सिमम एक घर ही लेना है, एक से ज़्यादा घर नहीं लेने हैं। सर आपका सर लॉक इन पीरियड कितना रहेगा? 3 साल का रहेगा जो नए वाले घर है। अगर आपने सर 3 साल से पहले उसे बेच दिया तो सर सेम ट्रीटमेंट 54EC वाली जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुए थे अब वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर सर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा पड़ा रहा, यूटिलाइज नहीं हुआ, तो प्रोपोर्शनेटली उसका अमाउंट हम क्या कर देंगे? टैक्सेबल। क्योंकि एग्जामेशन प्रोपोर्शनेट थी तो सर टैक्सेबिलिटी भी आपकी प्रोपोर्शनेट होगी। एक सर 54GB है, इनके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना के डाल रखी है सर। 54GB हो गया, 54EE हो गया जो भी नया आया है एक एग्जामेशन आपका। तो प्लीज़ आप वो वीडियोस देखिए, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो वीडियो देख के। दोनों के लिए मैं इस वीडियो में इसको इनकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। 54GB एंड 54EE। 54H सर किसी काम का नहीं। 54H बोलता है कि सर ये जो आपके पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट शुरू होते हैं 1 साल पहले, 2 साल तक, 6 महीने वाले, ये सब अगर कंपलसरी एक्विजिशन के केस में है तो ये तभी शुरू होंगे जब आपको पैसा मिल जाएगा। मैं फिर बोल दूं 54GB और 54E में अमेंडमेंट है, मैंने दोनों की वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। आइए देन सब पीछे लास्ट में जाके मैंने ट्रांसफर की डेफिनेशन दे रखी है, 4 से 5 बार रीड करिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मोटी मोटी चीज़ें थी, कंपलसरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल टू स्टॉक इन ट्रेड, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। 2-3 चीज़ें इसमें हाउस प्रॉपर्टी से मोटिवेटेड हैं, तो ये आप वहाँ पढ़ सकते हैं। फिर बच्चों एक सेक्शन आता है, सेक्शन है आपका 47। इसके अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, जैसे कि ये सारी ट्रांजैक्शन, पहले तो इनका की क्या है, इनकी की ये है सर, दीज ट्रांजैक्शन आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर एंड देयरफॉर दे विल नॉट बी दे विल नॉट रिजल्ट इनटू कैपिटल गेन्स, बिकॉज कैपिटल गेन के लिए हमें क्या चाहिए होता, ट्रांसफर चाहिए होता था। तो जैसे कि सर आपका पार्टीशन ऑफ एचयूएफ पे, गिफ्ट विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट से, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, प्रोवाइडेड दैट द रिसिपिएंट इज अ इंडियन कंपनी एंड द सब्सिडरी इज द 100% सब्सिडरी कंपनी, राइट। उसके बाद अमेलगमेशन में कई बार मैंने इसको समझाया और थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, बट जल्दी से बताता हूँ। अमेलगमेटिंग कंपनी अगर अमेलगमेटेड कंपनी को कोई एसेट्स दे रही है और कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड हैं तो उसका सेक्शन 47 लगेगा। अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं अमेलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को, उसमें भी सर सेक्शन 47 लगेगा। तो सर दो ट्रांजैक्शन, जो अमेलगमेटेड कंपनी ने शेयर्स दिए और जो अमेलगमेटिंग कंपनी ने एसेट्स दिए, दोनों के ऊपर इसका सेक्शन 47 लगेगा एंड इट विल नॉट बी टैक्सेबल एट ऑल। ऐसी डीमर्जर का है, रिजल्टिंग कंपनी रिजल्टिंग कंपनी के जो शेयर्स मिल रहे हैं सर शेयर होल्डर को, वो भी ट्रांसफर नहीं है। और जो डिमर्जर हुआ है, जो सर यूनिट यहाँ से वहाँ गया है, वो भी ट्रांसफर नहीं है। और भी कुछ चीज़ें सर इसके अंदर जो कवर होती हैं, जैसे कि सर आपने म्यूजियम वगैरह को कोई चीज़ दी है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर वाला केस हमने कर लिया था। 11.6 इंडस्ट्रियल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ 3 चीज़ें हैं सर, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरशिप इनटू कंपनी, पार्टनरशिप इनटू कंपनी, एंड आपका एक आता है कन्वर्जन ऑफ अ स्मॉल कंपनी इनटू एलएलपी। स्मॉल कंपनी मतलब जिसका टर्नओवर 60 लाख तक हो, और उसके अंदर एक अमेंडमेंट भी है, वो भी मैंने अपलोड कर दी है। एसेट्स की वैल्यू सर 5 करोड़ तक हो, ऐसे कुछ अमेंडमेंट आई है। पिछले 3 साल में एसेट्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 करोड़ रही हो, एक भी साल में 5 करोड़ से ऊपर ना गई हो, ये लिखी हुई, ये अमेंडमेंट है सर, ठीक है। तो ये कुछ है यहाँ पे सर, एक बार आप इसको रीडिंग दे सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी, पार्टनरशिप टू कंपनी एंड अ कंपनी हैविंग टर्नओवर इन द लास्ट 3 years अप टू 60 लाख एंड एसेट वैल्यू अप टू 5 करोड़, अगर ये सब ट्रांसफर कन्वर्जन होती हैं तो सर इनको हम ट्रांसफर नहीं बोलते एंड अकॉर्डिंगली इन पे कैपिटल गेन चार्ज नहीं होता, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सम ऑफ द कंडीशंस आर, सारे पार्टनर शेयर होल्डर बन जाए, या जो शेयर होल्डर थे कंपनी में वो सारे शेयर होल्डर पार्टनर बन जाए, अपनी रेशियो में रहें, साथ ही साथ सर उनको कैश ना मिले, सिर्फ एसेट्स मिले, सिर्फ शेयर्स मिले, या फिर सिर्फ पार्टनरशिप में आपका प्रॉफिट शेयर वगैरह मिले। तो ये कुछ कंडीशंस है, ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बचती है सर, वो हमारे पास बचती है रिवर्स मॉर्टगेज। आपकी पीएम के अंदर कुछ क्वेश्चन है रिवर्स मॉर्टगेज को लेके। व्हाट इज़ रिवर्स मॉर्टगेज? मैं एक वृद्ध अवस्था वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास मकान है, लेकिन मेरे बच्चों ने सर मुझे छोड़ दिया है, तो मैं अपना घर जो है वो बैंक को दूंगा, लेकिन बैंक से पैसे लूँगा। मॉर्टगेज में क्या होता है, मैं घर गिरवी रखता हूँ, बैंक से पैसे उधार लेता हूँ और बैंक को फिर ईएमआई पे करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं घर गिरवी रखूँगा और बैंक मुझे ईएमआई पे करेगा। दो बातें, जब मैं घर गिरवी रखूँगा वो ट्रांसफर नहीं है, जब मुझे ईएमआई मिलेगी दैट विल बी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 43 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लीजिएगा सर। अभी हमने देखा था कि प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी, पार्टनरशिप टू कंपनी एंड अ कंपनी टू एलएलपी, यहाँ पे 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है कि सर 5 साल जो है आपने सेम रेशियो में अपने आप को मेंटेन रखना है, और अगर आपने वो तोड़ा तो सर जो आपके कैपिटल गेन पहले एग्जाम्प्ट हुए थे, कैपिटल गेन नहीं कैलकुलेट हुए थे, वो अब कैलकुलेट होकर टैक्सेबल हो जाएंगे। ऐसे ही सर आपका ये डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको आप छोड़ सकते हैं। ऐसे ही आपका कॉस्ट ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी, ये चीज़ें बहुत हाई लेवल की हैं, बट फिर भी बता देता हूँ।
अमेलगमेटिंग कंपनी और अमेलगमेटेड कंपनी, एक शेयर होल्डर ने मेरी कंपनी में यानी अमेलगमेटिंग कंपनी में 100 रुपये लगाए थे, आज उसके पास अमेलगमेटेड कंपनी का शेयर है, तो उसका पोहा जो है अमेलगमेटिंग कंपनी से काउंट होगा। यानी अगर उसने 10-11 में मेरी कंपनी में शेयर लगाए थे, 16-17 में अमेलगमेटेड कंपनी का शेयर मिल गया, तो उसका पोहा 16-17 से नहीं सर 10-11 से काउंट होगा, और कोआ भी उसका वही होगा जो उसने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, राइट। ऐसी सर रिजल्टिंग कंपनी का केस है। देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी, डीमर्जर का केस है। तो आपने डीमर्ज कंपनी, सर एक कंपनी में जिसकी वैल्यू थी 1000 रुपये, आपने उसमें 100 रुपये लगाए थे, और उसकी नेट बुक वैल्यू जो एसेट ट्रांसफ़र हुए उसकी 400 थी, और सर टोटल वैल्यू उसकी 1000 थी। तो आज की डेट में आपने जो उस कंपनी के अंदर पैसे लगाया था, जो डिमर्ज हुई है, उसमें आपने 100 रुपये लगाए थे, लेकिन आज आपके हाथ में जो वैल्यू रह गई है सर रिजल्टिंग कंपनी की, वो कितनी रह गई है, क्योंकि 400 रुपये कैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो आपको जो रिजल्टिंग कंपनी है उसका शेयर 40 का पड़ा, उसकी को हम 40 लेंगे, और जो मेन कंपनी जिसमें आपने शुरू में पैसे लगाया था उसका शेयर आपको 60 रुपये का पड़ेगा। फिर बोल देता हूँ, आपने सर एक कंपनी में 100 रुपये लगाए थे, उस कंपनी के कुछ एसेट्स आज जा चुके हैं, तो 400 के एसेट चले गए हैं 1000 में से। तो सर ये जो 40 रुपये वैल्यू निकली है, ये उस कंपनी की निकली है जब जो नई कंपनी बनी है। पुरानी कंपनी की वैल्यू जो को है वो आपके लिए 60 रह गई है, राइट। लीजिए, ये सर आपका कैपिटल गेन मैंने पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया है, एंड आई होप आपने इसको एंजॉय किया। इन वीडियो को देखने के बाद सर एक बार आप लोग अपना जो रिवीजन है कंप्लीट कर लीजिए एक बार जल्दी जल्दी से, और पीएम के क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा, कोशिश करूंगा सर अगर पीएम का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाया कैपिटल गेन का आपके लिए, तो वो भी करके दे दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खूब दूर तक जाएंगे और बहुत 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 बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे। शुरुआत हमने कर दी है EDU 91 पे, वहाँ पे सर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जल्दी जाइए, अकाउंट बनाइए और सर जुड़ जाइए, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।